Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on gastrointestinal agent. आज मैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट के अंदर एंटासिड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं एंटासिड क्या है और उसके साथ ही साथ आपको मैं समझाने वाला हूं एंटासिड के क्लासिफिकेशन, एंटासिड के थेरेपी और बहुत कुछ। ये सब टॉपिक जानने से पहले और आज के टॉपिक को देखने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं। और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उसके साथ ही साथ जब आज की वीडियो को आप देखोगे प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो देखने के बाद वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और उसके साथ ही साथ वीडियो को कमेंट भी कर देना। और आज की वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पॉसिबल सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आज के टॉपिक रिगार्डिंग, जो क्वेश्चन मेनली यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए और उसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स बी फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए भी। तो उसके साथ आज हम लोग देख लेते हैं आज के टॉपिक को, आज जान लेते हैं आज के टॉपिक के क्वेश्चन किस तरीके से यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं और जब उसको पूछा जाएंगे तो इसका आंसर आप किस तरीके से करोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग एंटासिड किसे बोले। तो नाम की तरफ से हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं जो एंटासिड, दैट मीन्स ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई ड्रग और ऐसा कोई इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या कर सकते हैं, जिसे हम लोग यूज करते हैं पर्टिकुलरली एसिड को न्यूट्रल करने के लिए। और बेसिकली जो एसिड को न्यूट्रल कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसका नेचर क्या होना चाहिए, इसका नेचर डेफिनेटली अल्कलाइन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी एसिड को न्यूट्रल कर सकते हैं तो न्यूट्रल कौन कर सकता है, न्यूट्रल कर सकते हैं सिंपल अल्कलाइन जो है वो। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग एंटासिड को यहां पर बेसिक वर्ड यूज ना करके मैं यहां पर आपको अल्कलाइन बोल रहा हूं। इसका मतलब ऐसा है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग जब किसी को अल्कलाइन बोलते हैं इसका मतलब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को और उस कंपाउंड को अल्कलाइन बोल सकते हैं जिस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाते हैं जो हमारे पास जो बेसिक कंपाउंड है जिसका नेचर बेसिक है, जब ये कंपाउंड आपका पानी के अंदर वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड को अल्कलाइन बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा हो रहा है जो हम लोग जिसे यहाँ पर एंटासिड के हिसाब से कंसीडरेशंस कर रहे हैं, जो ड्रग को हम लोग यहाँ पर एंटासिड बोल रहे हैं, ये एंटासिड क्या होना चाहिए, ये पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व होना चाहिए और इसी रीजंस के लिए इसे हम लोग अल्कलाइन बोलते हैं। और ये सब्सटेंसेस जो क्या कर सकते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जब आपका बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मल कंडीशन में एक्सेस क्वांटिटी में एसिड आपका सिक्रेशन हुआ जो आपका बॉडी के अंदर हाइपर एसिडिसिटी को जनरेट कर रहा है, तो इसे आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आप एसिडिटी लेवल को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका बॉडी के अंदर क्या करेंगे, आपका बॉडी के अंदर आपको बॉडी के अंदर अनकंफर्टनेस फील करवाएंगे उस जगह पे। उसके साथ ही साथ आपके बॉडी के अंदर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस जगह पे एंटासिड को यूज करते हैं। तो अभी क्वेश्चन जनरेट ये हो रहा है जो एंटासिड जो हम लोग यूज ना करें तो उस कंडीशन में कौन सी टाइप की प्रॉब्लम हमारा बॉडी के अंदर हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर फोटोकॉपी में देख सकते हो जो ये जो कंडीशंस आप यहां पर देख रहे हो, ये कुछ अल्सराइटिस हो चुका है पेशेंट के बॉडी के अंदर। जहां पर आप पहला जो पिक्चर है, पिक्चर में आप देख पा रहे हो यहां पर एक होल जनरेट हो चुका है जहां पर यहां से ब्लड बाहर निकल रहा है। यहां पर भी आप देख सकते हो जो यहां पर भी आपका अल्सर हो चुका है जहां से ब्लीडिंग बाहर हो रहा है। यहां पर भी आप सेम टाइप की कंडीशंस देख सकते हो। तो ऐसा जब कंडीशंस आ रहा है पेशेंट के बॉडी में, तो ऐसा कंडीशंस कब आ रहा है, ऐसा कंडीशंस तब आ रहा है जिस कंडीशन में पेशेंट के बॉडी के अंदर जितने एसिड सिक्रेशन होना चाहिए उससे ज्यादा एसिड सिक्रेशन हो रहा है। और उसी कंडीशन में ये आपका बॉडी के अंदर ये इस तरीके से जो प्रॉब्लम, जो डायग्राम में और पिक्चर में जो आप डायग्राम देख रहे हो, पिक्चर जो आप देख रहे हो, ऐसा प्रॉब्लम पेशेंट के साथ हो सकता है। तो ऐसा प्रॉब्लम पेशेंट के साथ ना हो यही हमारा डिजरेबल है। और इसी रीजंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एसिड सिक्रेशन ओवर हो रहा है, जो ऐसा प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, जो हाइपर एसिडिसिटी को क्रिएट कर रहा है, उसे आप कंट्रोल करना चाहोगे। और उसे कंट्रोल करने के लिए आप क्या यूज करोगे, उसे कंट्रोल करने के लिए आपको क्या यूज करना है, उसे कंट्रोल करने के लिए आपको एंटासिड यूज करना है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको और भी कुछ पॉइंट्स बोलना चाह रहा हूं। जैसे आप ये जानते ही हो जो HCl जो आपका बॉडी के अंदर सीक्रेट हो रहा है वो आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कंटिन्यूअसली आपका बॉडी के अंदर सीक्रेट होता है, जो आपका कंट्रोल में नहीं है वो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर सीक्रेट हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है जब आप एंटासिड भी आपका पेशेंट के लिए अप्लाई करोगे तो उस जगह पे आपको ये याद रखना है जो उस कंडीशन में भी आपको एंटासिड कैसे करना है, वो एंटासिड आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस में होना है। क्योंकि उस कंडीशन में आप पेशेंट के बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली एंटासिड अप्लाई नहीं करोगे तो जो कंडीशंस के लिए आप पेशेंट के बॉडी के ऊपर एंटासिड
एंटासिड अप्लाई करना चाहते हो वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। उसका रीजन मैंने आपको बोला, क्योंकि ACL आपका कंटिन्यूअस सीक्रेट हो रहा है, उसी को आपको न्यूट्रलाइज करना है, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में आपको एंटासिड भी कंटिन्यूअस रखना होगा। और कंटिन्यूअस नहीं रहा तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस कंडीशन में स्टोमक के अंदर जैसे अल्सराइटिस की प्रॉब्लम देख रहे हो और वो एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में वो स्टोमक कैंसर तक भी हो सकता है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक डायग्राम और पिक्चर भी देख रहे हो। नॉर्मली एंटासिड जब हम लोग मार्केट में परचेस करते थे ऐसा कंडीशंस में, इसे पिक्चर में जैसे आप देख पा रहे हो, इस तरीके से हम लोग मार्केट में एंटासिड को परचेस कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये भी जनरेट हो रहा है, जो एंटासिड के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो एंटासिड को हम लोग कितनी भाग में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एंटासिड को मेनली हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक एंटासिड एंड दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। तो पहला क्वेश्चन तो ये जनरेट हो रहा है, जो हम लोग कौन से एंटासिड को सिस्टेमिक बोलेंगे। हम लोग उस एंटासिड को सिस्टेमिक बोलेंगे दोज आर सॉल्युबल एंड रेडिली एब्जॉर्बल एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सिस्टेमिक इलेक्ट्रोलाइटिक अल्टरेशंस एंड अल्कलॉसिस। इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट एंटासिड आर कॉल्ड एज एन क्या, दिस एंटासिड आर कॉल्ड एज एन सिस्टेमिक एंटासिड। और उसके एग्जाम्पल के हिसाब से आप कंसिडरेशंस करो तो उस जगह पे आप सोडियम बाइकार्बोनेट को एज एन सिस्टेमिक एंटासिड के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। और जब आप यहाँ पर नॉन सिस्टेमिक एंटासिड के बारे में जानना चाहते हो तो उस जगह पे हम लोग कौन से कंडीशन में किसी को नॉन सिस्टेमिक एंटासिड बोलेंगे। तो सिस्टेमिक में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किए जो एंटासिड आपका सॉल्युबल होना चाहिए, एंटासिड आपका एब्जॉर्बल होना चाहिए, और जो आपका बॉडी के अंदर सिस्टेमिक इलेक्ट्रोलाइटिक अल्टरेशंस कर सके, उस कंडीशन में हम लोगों से क्या बोलेंगे, उस जगह पे हम लोगों से सिस्टेमिक एंटासिड बोलते हैं। इसका मतलब जब हम लोग नॉन सिस्टेमिक एंटासिड की बात करेंगे तो वो उसका नेचर क्या होना चाहिए, डेफिनेटली सिस्टेमिक एंटासिड के ऑपोजिट होना चाहिए। तो सिस्टेमिक एंटासिड आपका क्या हो सकता है, सॉल्युबल है तो डेफिनेटली, और उसके साथ ही साथ वो एब्जॉर्बल भी है। तो नॉन सिस्टेमिक एंटासिड की बात जब हम लोग करें तो उस जगह पे आप क्या देखोगे, ये एंटासिड आपका एब्जॉर्बल नहीं होंगे, और जो क्या कर सकते हैं, और जिस जगह पे आप ये ऑब्जर्व करोगे दिस do not alter the appreciable systemic effect. In that condition we can say that type of the antacid are called as an non-systemic antacid. और मार्केट में जितने सारे टाइप के एंटासिड मिलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी आपका नॉन सिस्टेमिक ही होते हैं, और नॉन सिस्टेमिक एंटासिड ही ज़्यादा बेटर और ज़्यादा एडवाइजेबल माना जाता है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी एब्जॉर्ब इन योर सिस्टेमिक सर्कुलेशन डायरेक्टली। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जब अब नॉन सिस्टेमिक एंटासिड की बात हम लोग करेंगे तो उस जगह पे नॉन सिस्टेमिक एंटासिड कितने टाइप के होते हैं। तो नॉन सिस्टेमिक एंटासिड जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो इस जगह पे हर एक एंटासिड के अंदर हम लोग मेटल तो देखेंगे। सपोज मेटल इन द सेंस ऑफ, मैं आपको ऐसा बोलूं, जो एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड आप ले लो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल में ले सकते हो, एल्यूमिनियम फॉस्फेट ले सकते हो। हर जगह पे आप देखो जो यहाँ पर एल्यूमिनियम आपका हाइड्रोक्सिल के साथ जुड़ा है, एल्यूमिनियम आपका यहाँ पर फॉस्फेट के साथ जुड़ा है, इसका मतलब एल्यूमिनियम यहाँ पर आपका मेटेलिक एलिमेंट है। तो जो एंटासिड आप यहाँ पर एल्यूमिनियम कंटेन कर रहा है उसे आप एल्यूमिनियम कंटेनिंग बोलोगे। जो एंटासिड आपका कैल्शियम कंटेन कर रहा है तो उस जगह पे आप कैल्शियम कंटेनिंग बोलोगे। एग्जांपल के हिसाब से आप यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी के हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ मैग्नीशियम कंटेनिंग हुआ तो उस जगह पे जो एंटासिड आपका मैग्नीशियम कंटेन करे उस कंडीशन में हम लोग उसे क्या बोलेंगे, उस जगह पे हम लोग उसे मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड बोलेंगे। और मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड के अंदर आप एग्जांपल के हिसाब से कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को एग्जांपल के हिसाब से आप लिख सकते हो और उसे आप कंसीडर कर सकते हो। और लास्टली जो एंटासिड आते हैं उसे हम लोग कॉम्बिनेशन एंटासिड बोलते हैं। एंड कॉम्बिनेशन एंटासिड के अंदर आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ ही साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट को आप कंसीडर कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा आपको ए पॉइंट भी मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी बोला जो मैक्सिमम एंटासिड आपका नॉन सिस्टमिक होते हैं, और उस नॉन सिस्टमिक क्यों होते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। नॉन सिस्टमिक एंटासिड को आप जब क्लासिफिकेशंस करोगे उस जगह पे आपको क्या क्या एंटासिड मिल जाएंगे, एल्यूमिनियम कंटेनिंग मिल जाएंगे, कैल्शियम कंटेनिंग मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप वहाँ पर जैसे यहाँ पर देख पा रहे थे, जैसे मैंने आपको देखा यहाँ पर मैग्नीशियम कंटेनिंग आपने यहाँ पर देखा, उसके साथ ही साथ आपने यहाँ पर कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशंस भी आपने ऑब्जर्व किया। तो ये क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि मैक्सिममली यूनिवर्सिटी लेवल में ये क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा जाते हैं, और जब क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो उस जगह पे ऐसा ही पूछा जाते हैं। जो एंटासिड को आप क्लासिफिकेशंस करो तो उसका क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। और उससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जो मैक्सिममली, जैसे मैंने अभी आपको बोला, जो मैक्सिमम एंटासिड जो होते हैं वो नॉन सिस्टमिक ही होते हैं, और उसके ऊपर भी जितने एंटासिड हम लोग पेशेंट के बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं वो मैक्सिममली कॉम्बिनेशन एंटासिड होते हैं। तो नेक्स्ट कभी लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा जो कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी हम लोग स्पेसिफिकली क्यों यूज करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जो एंटासिड की क्लासिफिकेशंस क्या है, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने एग्जांपल क्या क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, एक एंटासिड को आप आइडियल कंसीडर करोगे तो उस जगह पे उसके अंदर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं, जो आप एंटासिड के अंदर कौन से आइडियल कैरेक्टरिस्टिक देखते हो और आइडियल कैरेक्टरिस्टिक एंटासिड के अंदर क्या होते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये आ रहा है, जो एंटासिड को आप आइडियल उस कंडीशन में कंसीडर करोगे जिस जगह पे वाटर के अंदर वो इनसॉल्युबल होंगे, एंड इट आल्सो हैविंग द फाइन पार्टिकल्स फॉर्म, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो पार्टिकल्स के फॉर्म बहुत ही ज्यादा फाइन, बहुत ज्यादा स्मॉल हुआ तो उस कंडीशन में उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होते हैं, और सरफेस एरिया उसका ज्यादा होने के लिए उस जगह पे आप क्या देख पाओगे, उस जगह पे उसका मतलब उसके जगह पे उसका रिएक्शंस करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो पाएंगे। इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल एंड इट नॉट बी कॉजेज एनी टाइप ऑफ द एल्कलॉसिस, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू एग्जिट द इफेक्ट ग्रेजुअली एंड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एंटासिड को आइडियल होने के लिए एंटासिड को ग्रेजुअली धीरे धीरे वर्क करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ उसे लॉन्ग टाइम तक होना चाहिए। उसके साथ आपको ये भी याद रखना है, आप एंटासिड की सबसे जिसे कंसिडरेशंस कर रहे हो वो आपका बॉडी के अंदर कोई भी टाइप के लैक्सेटिव इफेक्ट और उसके साथ ही साथ कोई भी टाइप की कॉन्स्टिपेशन लाइक प्रॉब्लम को वो नहीं क्रिएट करना चाहिए। एंटासिड जब अप्लाई कर रहे हो वो आपका बॉडी के अंदर कोई भी टाइप की साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए और रेडिली अवेलेबल भी होना चाहिए। और उसके साथ आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, एक एंटासिड आइडियल उस कंडीशन में होते हैं जिस जगह पे वो क्या नहीं कर सकता, इट शुड बी रिएक्शन बिटवीन द एंटासिड एंड गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड should not produce the large amount of the gases, क्योंकि जो गैसेस जो हो रहा है वो गैसेस भी आपका बॉडी के अंदर ज़्यादा क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एंटासिड यूज़ कर रहे हो और एंटासिड यूज़ करने के बाद वो आपका बॉडी के अंदर जब HCl के साथ रिएक्शंस करेंगे तो उस जगह पे गैसेस प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा गैसेस प्रोडक्शन हुआ तो वो आपका मसल क्लैंपिंग एंड एब्डोमिनल पेन को क्रिएट कर सकता है। और इसी रीजन के लिए आपका एंटासिड को आइडियल जब होंगे उस जगह पे वो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आपको ये पॉइंट को दिमाग में याद रखना है और इस पॉइंट को आपको रिमेंबर रखना है। तो यहां पर आपने ऑब्जर्व कर लिया और हम लोगों ने यहां पर देखा जो एक एंटासिड के अंदर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए, उसके साथ पीएच रेंज को भी आप याद रखना और पीएच रेंज उसका 4 to 6 होना चाहिए। तो यहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिए जो एक एंटासिड को आइडियल उस कंडीशन में हम लोग कंसीडर करेंगे जिस कंडीशन में जितनी सारे पॉइंट आपके साथ शेयर किया, जितने सारे पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया, ये सभी पॉइंट आपको एग्जाम हॉल में जब पूछा जाएंगे क्वेश्चन को उस जगह पे आपको ये आंसर आपको लिखना है। उसके साथ ही साथ जब भी आप कोई पेशेंट को एंटासिड रिकमेंड करते हो तो इस जगह पे जो पॉइंट मैंने आपको अभी समझाया ये सभी पॉइंट आपको याद रख के पेशेंट के ऊपर एंटासिड को आपको अप्लाई करना है। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो एंटासिड थेरेपी क्या है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल में इस क्वेश्चन को भी पूछा जाते हैं और जब पूछा जाते हैं तो क्वेश्चन को जैसे पूछा जाता है भाई आप एंटासिड थेरेपी के बारे में एक्सप्लेनेशन करो और उसका शॉर्ट नोट लिखो। जैसे मैंने पहले ही अभी बोला जो एंटासिड जो होंगे वो आपका एल्कलाइन होंगे और एल्कलाइन होने के लिए वो आपका एसिड लेवल को क्या कर सकते हैं, वो आपका एसिड लेवल को न्यूट्रलाइज कर सकता है और उसे आप न्यूट्रलाइज नहीं करोगे तो उस जगह पे आपका पेप्टिक अल्सर जैसे प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस जैसे प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको उसका डायग्राम और उसका पिक्चर भी दिखा है और जहां से आप एक्सपेक्ट और इमेजिन कर सकते हो वो कितनी ज़्यादा भयंकर होते हैं और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं जब कोई भी पेशेंट पेप्टिक अल्सर से सफ़र होते हैं। जिसके साथ ही साथ ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है, दिस इज टर्न द इनएक्टिवेट द पेप्सिन एंड व्हिच इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंड दैट इज थ्रू द मेडिएटेड द टिश्यू इंजरी इन द अल्सर डिजीज। क्योंकि आप इस जगह पे एंटासिड को प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं करोगे तो उस जगह पे जैसे आप जानते हो जो पेप्सिन जो है वो पेप्सिन जनरली कब एक्टिवेट होते हैं जब आप एसिड
एसिड के टच में लेके आओगे, तो उस जगह पे आप ज़्यादा एंटासिड अप्लाई करते हो तो आपका बॉडी के अंदर जो एसिडिक लेवल है वो आपको न्यूट्रल कर देंगे, आपका एसिडिक लेवल को कम कर देंगे। क्योंकि आप जब एंटासिड अप्लाई कर रहे हो उस जगह पे आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, जो आपका बॉडी के अंदर नॉर्मली जितना एसिड होना चाहिए उससे ज़्यादा एसिड कम नहीं होना, क्योंकि उससे भी कम एसिड सिक्रेशन हुआ तो उस कंडीशन में वो आपका बॉडी के अंदर पेप्सिन को काम करने नहीं देंगे। क्योंकि आप जानते हो पेप्सिन जब काम करते हैं तो उसे एक एसिडिक लेवल होना चाहिए और उसका रेंज भी आप यहाँ पर देख सकते हो, और वो मेंटेन नहीं रहा तो उस जगह पे आपका पेशेंट के बॉडी के अंदर जो अल्सर हो चुका है, अल्सर जो क्रिएट हो चुका है, जैसे मान लो कभी ऐसा हुआ तो वो आपका और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं। तो ये जो आपने यहाँ पर देखा जो एंटासिड थेरेपी, तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जो हम लोग एंटासिड थेरेपी तो समझ गए, तो इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जिस पॉइंट के ऊपर मैं आपको समझाने वाला हूं एंटासिड साइड इफेक्ट के बारे में और एंटासिड थेरेपी के साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये पॉइंट है एसिड रिबाउंड। एसिड रिबाउंड का मतलब क्या हो रहा है? एसिड रिबाउंड का मतलब ये हो रहा है, जैसे मानो आप, जैसे मैंने अभी बोला आपको, जो आपका बॉडी के अंदर जो एचसीएल सिक्रेशन होते हैं वो एचसीएल सिक्रेशन आपका क्या होते हैं? एचसीएल सिक्रेशन आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब आप उस जगह पे क्या करोगे? एंटासिड भी आप कंटिन्यूअस अप्लाई करोगे। तो उस कंडीशन में मान लो आपने एंटासिड अप्लाई करके एसिड सिक्रेशन को बंद कर दिया, उसके बाद फिर से आपने कंटिन्यूअस ऐसे एंटासिड अप्लाई नहीं किए, तो उस जगह पे क्या होगा? आपने पहले क्या किया? बंद कर दिया। बंद करने के बाद अचानक वो बंद करने के बाद वो अचानक शुरू हो जाता है, इन द सेंस ऑफ आपने एंटासिड तो अप्लाई कर दिए, जब आप एंटासिड अप्लाई किया तो आपका बॉडी के अंदर जैसे सिक्रेशन हो रहा था वो तो आपका बंद हो गया, लेकिन आप एंटासिड को कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं ले रहे हो, तो उस जगह पे अचानक बंद होने के बाद जब वो शुरू होंगे तो उस जगह पे बॉडी क्या करेंगे? जितनी क्वांटिटी में वो पहले एसिड सिक्रेशन कर रहा था उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में वो एसिड सिक्रेशन करना शुरू कर देंगे, और वो आपका बॉडी के अंदर अल्सर जैसे प्रॉब्लम को क्रिएट करवा सकता है। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि मैं इसीलिए पॉइंट को बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको ये याद रखना है आपका बॉडी के अंदर जैसे सिक्रेशन हो रहा है वो आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसीलिए आपको पेशेंट को आप जो अप्लाई करोगे एंटासिड, वो एंटासिड आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, और कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो वो आपका एसिड रिबाउंड जैसे प्रॉब्लम मैंने आपको समझाया जो अल्सर का प्रॉब्लम को और भी ज्यादा क्रिएट कर सकता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए ये रिकमेंडेड है एंटासिड जब अप्लाई कर रहे हो तो उस जगह पे HCl जैसे आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसी लिए आपका एंटासिड भी आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं हुआ तो वो आपका बॉडी के अंदर एसिड रिबाउंड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं जिसको हम लोग सिस्टेमिक अल्कलॉसिस बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, जो इफ द एंटासिड इज सफिशिएंटली वाटर सॉल्युबल एंड इट इज कंपाउंड इज readily absorbable and then antacid may be absorbed and exert the alkaline effect in the body buffer system। क्योंकि आपका बॉडी के अंदर जो बफर सिस्टम है वही सिस्टम आपका बॉडी के अंदर जो एसिड एंड बेस की जो लेवल है उसे वो मेंटेन करते हैं। लेकिन मान लो आपने एंटासिड ऐसा है जो आपका बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है, जो ज़्यादा सिस्टमिकली एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे सिस्टमिक एंटासिड के अंदर जो होते हैं मैंने आपको समझाया, ये आपका बॉडी के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ तो आपका बॉडी के अंदर जो एल्कलाइन नेचर है उसके ऊपर इफेक्ट करेंगे, वो आपका बॉडी के अंदर जो एसिडिक लेवल है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कम कर देंगे, आपका बफर सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और जो आपका बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए वो आपका बॉडी के अंदर और भी सीवियर प्रॉब्लम को क्रिएट करवा सकते हैं। और ऐसा प्रॉब्लम जो क्रिएट करते हैं उसे हम लोग मेनली, मैंने अभी बोला, जिसे हम लोग सिस्टमिक एंटासिड बोलता है, उसके एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया था सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका मतलब जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को एज एन एंटासिड के हिसाब से यूज कर रहे हो आपका पेशेंट के बॉडी के अंदर, उस जगह पे आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस मेंटेन करना, क्योंकि आपको याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट वो एंटासिड है जिसे हम लोग सिस्टमिक एंटासिड बोलते हैं, और इसको आप प्रॉपर्ली कंट्रोल करके यूज नहीं करोगे तो आपका पेशेंट के बॉडी के अंदर सिस्टमिक एल्कलॉसिस को जेनरेट ये कर सकता है। थर्ड पॉइंट जिसके ऊपर आपको नजर देना है, जिसको ऊपर आपको सोचना है, वो है आपका सोडियम कंटेंट, बिकॉज मोस्ट अवेलेबल एंटासिड आर लो इन सोडियम, सो द पेशेंट विद द सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट मस्ट बी एडवाइज इन दैट कंडीशन। इसीलिए ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा जाता है, जो हम लोग जो एंटासिड यूज कर रहे हैं उस जगह पे मैक्सिममली देखा जाता है सोडियम की लेवल जो कम होते हैं एंटासिड के अंदर। सो पेशेंट के लिए जिसको बॉडी के अंदर सोडियम की इंस्ट्रक्शन है, जिसका हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, जिसके किडनी की प्रॉब्लम है, और उस जगह पे जिसका लिवर की प्रॉब्लम है, उस जगह पे आपको ऑब्जर्व कर लेना है, उस जगह पे आपको ये चीज़ को दिमाग में रखना है जब आप यहाँ पर उसके बॉडी के अंदर एंटासिड अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि एंटासिड की जो थेरेपी है उसका साइड इफेक्ट के अंदर सोडियम कंटेंट का भी एक बहुत बड़ा इशू है। और उसके साथ मैं आपको लास्ट जो पॉइंट है इसे हम लोग लोकल इफेक्ट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सो एंटासिड कंटेनिंग द कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम सॉल्ट, मैंने आपको पहले भी बोला, और आफ्टर
being the converted into the soluble salt, they by the gastric acid tends to the constipation and then contain the magnesium salt, they are responsible for the laxative effect. और यही मैं आपको अभी बोलने वाला था और बोल रहा था, जहां पर मैंने अभी बोला भी था, जो हम लोग जब एंटासिड को क्लासिफिकेशन कर रहे थे उस जगह पे मैंने आपको बोला था जहां पर हम लोग एंटासिड को मैक्सिममली कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज करते हैं। क्योंकि इसका बेसिक रीजन आज मैं इतना छोटे से आपको समझा दूं, नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको बोला इसको मैं ब्रॉडली आपको समझाऊंगा, इतना मैं आज के लिए मैं आपको समझा देता हूं। जब आप एंटासिड अप्लाई करोगे तो उस जगह पे हम लोग कॉम्बिनेशन फॉर्म में मैक्सिममली अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप मान लो कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड ज्यादा यूज करते हो तो पेशेंट के बॉडी के अंदर वो आपका कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करते हैं, और जब आप यहां पर एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड को मैक्सिमम यूज करोगे तो उस जगह पे आपका बॉडी के अंदर लैक्सेटिव इफेक्ट को क्रिएट करेंगे। सो दीस आर द लोकल इफेक्ट यू कैन ऑब्जर्व व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बी यूज द एंटासिड, इफ दे आर गोइंग टू बी कंटेन द सॉल्ट लाइक द कैल्शियम और इफ दे आर गोइंग टू बी कंटेनिंग द सॉल्ट लाइक द एल्यूमिनियम। सो दिस टाइप ऑफ द साइड इफेक्ट जो आप यहां पर ऑब्जर्व किए, जो मैंने आपको बोला, ऐसा साइड इफेक्ट आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा साइड इफेक्ट आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर एज ए लोकल इफेक्ट के हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हैं। इसका रीजंस के लिए जो रीजन मैंने आपको अभी बोला, ये रीजन को ओवरकम करने के लिए ही हम लोग मैक्सिममली और मेन प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी को यूज करते हैं। सो यहां पर हम लोग ने देख लिया जो एंटासिड थेरेपी क्या है और एंटासिड थेरेपी के अंदर कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। और जब आपको क्वेश्चन को पूछा जाएंगे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, तो जैसे मैंने आपको अभी यहां पर समझाया उसी तरीके से आपको एग्जाम हॉल में इसे लिखना है। और उसके साथ ही साथ आप जब पेशेंट को कोई एंटासिड अप्लाई करोगे और पेशेंट के लिए आप एंटासिड रिकमेंड करोगे तो उस जगह पे उसका जो साइड इफेक्ट मैंने आपको समझाया, तो वो साइड इफेक्ट को भी आपको दिमाग में रखना है, आपको याद रखना है, और उसके बाद ही पेशेंट को आप एंटासिड रिकमेंड करोगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी कुछ देखेंगे और भी कुछ जानेंगे और देख लेंगे कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस को जो यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं, और जब पूछा जाते हैं उस क्वेश्चन को किस तरीके से आप आंसर करोगे। सो थैंक यू each and every students, each and every viewer for your support, for your love, for your valuable comment. Thank you again। और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को आज मैं बोलना चाहता हूँ हैप्पी मकर संक्रांति टू each and every students and each and every viewer। So thank you, happy मकर संक्रांति।